हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा करता हूं कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, हम बात कर रहे हैं पालमपुर कहानी की। तो पालमपुर गांव की कहानी में पहला जो चैप्टर है आपकी किताब का, तो इसका पहला पार्ट हमने भेज दिया है। जो लोग पहला पार्ट न देखे हों वो पहला पार्ट देख लें, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं पालमपुर गांव की कहानी के लिए, जो है ये पार्ट 2 होगा। ठीक है बच्चों। तो पार्ट 1 में हमने आपको ये सारी बातें बताई थी पालमपुर गांव के बारे में, भूमि कृषि ये सब हो चुका था और आप लोग देख लीजिएगा। और उसमें हमने बताया था कृषि के अलावा जो है गैर कृषि कार्य, कौन कौन से गैर कृषि कार्य होते हैं पालमपुर गांव में। तो गैर कृषि कार्यों में जो है हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले उत्पादन की। उत्पादन, तो देखिए बच्चों, उत्पादन हमने यहीं पे एंड किया था, पहले पार्ट को यहीं पे हम रोके थे। तो उत्पादन के 4 साधन हमने आपको बताए थे, याद है बच्चों, कौन कौन से 4 साधन। आइए देखते हैं इन चारों को मिला करके कैसे उत्पादन होता है और किस प्रकार से इनकी भूमिका होती है किसी उत्पादन में। तो आइए इसको हम देखते हैं। तो देखो बच्चों, उत्पादन, तो उत्पादन के 4 साधन, कौन कौन से 4 साधन। भूमि, श्रम, आगत, पूंजी, ये सब पहले वीडियो में हमने आपको बताया था। देखें भूमि क्या है। तो भूमि वही जो पर्यावरण की चीज़ें हैं, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जल, वन, खनिज, ये सबको मिला करके हम भूमि कहते हैं। इसके बाद बात करें हम श्रम की। तो श्रम क्या है। तो श्रम वही जो हम जो है कार्य करते हैं, किसी जो लोग मेहनत करते हैं वही श्रम है। तो ये श्रम 2 प्रकार का हो सकता है, शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम। जो शरीर से किया जाए शारीरिक श्रम, और जो मस्तिष्क से किया जाए जैसे डॉक्टर, वकील, अध्यापक, ये सब के कार्य कैसे हैं, मानसिक श्रम हैं। तो ये मानसिक श्रम में गिने जाएंगे। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, श्रम केवल वही है, अर्थव्यवस्था में श्रम वही है जिसके बदले में हमें पैसा मिलता है, वही श्रम है। जैसे हम कहें भीख मांगना, तो भीख मांगना कोई श्रम नहीं है। चोरी करना भी कोई श्रम नहीं है, क्योंकि गैर कानूनी है। तो कानूनी रूप से वैध हो और उसके बदले में हमें पैसा मिलता हो, तो यही जो है श्रम है। ठीक है बच्चों। आगे हम बात करें आगत। आगत क्या है। किसी भी उत्पादन में जो औजार, मशीन, ये सब चीज़ें हम खरीदते हैं उसको आगत कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है पूंजी। पूंजी क्या है। तो उत्पादन कार्य में जो हम पैसा लगाते हैं उसे ही हम पूंजी कहते हैं। तो ये पूंजी भी 2 प्रकार का होता है, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी क्या है बच्चों। तो स्थायी पूंजी कि जिसको एक बार लगाया जाए, कुछ दिनों तक वो चले, कुछ सालों तक उससे हम उत्पादन ले सकें, मतलब बार बार वो खरीदने की आवश्यकता ना हो, उसे हम स्थायी पूंजी कहते हैं। जैसे मशीन, किसी प्रकार का जो काम हम कर रहे हैं तो उसमें मशीन खरीदते हैं, औजार खरीदते हैं, तो ये सब जो है स्थायी पूंजी में आता है। जैसे हम ट्रैक्टर की बात करें कृषि में ट्रैक्टर क्या है। तो ट्रैक्टर स्थायी पूंजी है, क्योंकि ट्रैक्टर को हर बार जब कृषि करेंगे ट्रैक्टर नहीं खरीदेंगे, एक बार खरीद लिए तो कई सालों के लिए हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, हम स्थायी पूंजी कहेंगे। इसी प्रकार से मशीन वगैरह ये सब जो है स्थायी पूंजी में है। दूसरे नंबर पर बात करें कार्यशील पूंजी। तो कार्यशील पूंजी वह होता है जो नगद पैसा, जिसे काम करने के लिए तुरंत जिसकी आवश्यकता होती है, उसे हम नगद पूंजी कहते हैं या कार्यशील पूंजी कहते हैं। और इसे हर बार लगाना पड़ता है। जैसे खेती के लिए खाद, बीज, मजदूरी, ये सब जो है हर साल हमें आवश्यकता पड़ती है, और इसे हम कह सकते हैं कार्यशील पूंजी है। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से उद्योगों में जैसे कच्चा माल है, मजदूरी वगैरह देना है, तो ये सब क्या है, कार्यशील पूंजी है। ठीक है। तो आइए हम बात कर रहे हैं पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। तो पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं जो हैं, कृषि के अलावा जो है डेयरी होता है, लोग दूध का कारोबार कर रहे हैं पालमपुर के लोग। इसके बाद लघु विनिर्माण को हम कुटीर उद्योग भी कहते हैं। जैसे विनिर्माण क्या होता है। तो विनिर्माण में हमेशा जो है नया चीज़ बनता है, किसी चीज़ को
जो है नए चीज़ में बदल देने को हम विनिर्माण कहते हैं। जैसे उसकी उपयोगिता बदल जाती है। जैसे पालमपुर में विनिर्माण में कार्य हो रहे हैं, गुड़ बनाना, पंखे, टोकरी, झाड़ू, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के बर्तन, ये सब कार्य जो है क्या हैं, ये विनिर्माण में आएंगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद और पालमपुर में क्या काम हो रहा है, तो दुकानदारी का कार्य हो रहा है। वहाँ पे शहरों से वस्तुओं खरीद करके गांव में बेचते हैं, दुकान रखे हुए हैं। आपके गांव में बहुत सारी दुकानें होंगी। इसके अलावा जो है कंप्यूटर सेंटर खुला हुआ है, यह भी जो है पालमपुर में गैर कृषि में आएगा। कृषि के अलावा अपनी जीविका के लिए कंप्यूटर सेंटर भी करीम नाम का एक व्यक्ति खोला हुआ है। इसके अलावा किशोर नाम का एक व्यक्ति है जो भैंसा गाड़ी से जो है कि सामान ले आता है, शहर से ले जाता है, जिसको जहाँ आवश्यकता पड़ती है, कुम्हारों के लिए मिट्टी वगैरह उनके घर तक पहुँचाता है। तो अर्थात परिवहन का व्यवस्था किया हुआ है भैंसा गाड़ी से किशोर। तो ये सब जो है ये पालमपुर की गैर कृषि क्रियाएं हैं। ठीक है बच्चों। अब हम बात कर रहे हैं ये सारे जो कार्य हो रहे हैं अर्थव्यवस्था में, इसको हम बोलते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं। पूरे कार्य को, जितने भी कार्य हैं हमारे समाज में, जो भी कार्य हो रहे हैं, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं, 3 क्षेत्रों में बांटते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। तो जो भी काम है, जितने भी काम है, आप लोग भी जितने काम हो रहे हैं, इन्हीं तीनों क्षेत्रों में इसको बांटना। देखिए कौन कौन से क्षेत्र हैं। पहले देखिए प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। बस यही 3 क्षेत्र ही होते हैं, चौथा क्षेत्र कोई नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र में किसको रखा गया है, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, ये सब हम प्राथमिक क्षेत्र में रखेंगे। दूसरा क्षेत्र जो है उद्योग का है, उद्योग, विनिर्माण। अभी हमने आपको विनिर्माण के बारे में बताया है कि जो नई चीज़ें, हमेशा उद्योग हो चाहे विनिर्माण हो, हमेशा नया चीज़ बनता है और उसकी उपयोगिता में वृद्धि हो जाती है। ठीक है बच्चों। जैसे आलू है, आलू से पापड़ बना दिया गया, चिप्स बना दिया गया, तो ये विनिर्माण हो गया। गन्ना है, गन्ना से गुड़ बना दिया गया, चीनी बना दिया गया, तो विनिर्माण हो गया। ठीक है बच्चों। तो द्वितीय क्षेत्र जो है उद्योग और विनिर्माण का है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं तृतीय क्षेत्र का। तो तृतीय क्षेत्र किसका है, सेवा का है। सेवा क्या होता है, तो सेवा का क्षेत्र मतलब शारीरिक या मानसिक श्रम के बदले हमें पैसा जो मिलता है उसे हम सेवा कहते हैं। अर्थात इसमें कोई विशेष पूंजी वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, कार्यशील पूंजी की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं होती है। तो केवल शारीरिक या मानसिक श्रम के बदले, अपने श्रम के बदले जो है पैसा कमाया जाता है, तो वो सेवा में आएगा। जैसे इसमें डॉक्टर, वकील, अध्यापक, इंजीनियर, बैंकिंग, परिवहन, ये सारे कार्य जो है, सैलून, जो दर्जी, ये सारे कार्य किस में आएंगे, सेवा में आएंगे। तो इन्हीं 3 क्षेत्र में बांटा गया है। अब सारे काम को आप लोग, जो भी काम आपके अगल बगल जो हो रहा है, आप लोग भी इन्हीं तीनों क्षेत्रों में इसको डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। ठीक है। तो आइए थोड़ा सा हम बात करें पालमपुर गांव के बारे में कि पालमपुर में जो कार्य हो रहे हैं किन किन क्षेत्रों में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। देखिए आप बताइएगा हमारे साथ। देखिए मिस्त्री लाल जो है वो गुड़ बना रहा है, अपने गांव में गन्ने से जो है गुड़ बना करके बेचता है, जिससे उसे पैसे थोड़ा ज़्यादा मिलते हैं गन्ना बेचने की अपेक्षा। तो बताइए मिस्त्री लाल गुड़ बना रहा है, तो इसको हम किस क्षेत्र में रखेंगे, हाँ तो इसको हम रखेंगे द्वितीय क्षेत्र में, विनिर्माण के क्षेत्र में रखेंगे। लेकिन केवल अगर गन्ना पैदा करता तो वो प्राथमिक क्षेत्र था, कृषि में था। गुड़ बना रहा है तो द्वितीय क्षेत्र हो गया। और इसकी स्थायी पूंजी क्या है, गन्ना पेरने की मशीन है, मशीन खरीदा होगा, स्थायी पूंजी हो गई। कार्यशील पूंजी क्या है, तो गन्ना खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए उसको किसानों से गन्ना खरीदेगा, तो गन्ना खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए वो क्या है, कार्यशील पूंजी है। ठीक है बच्चों। इसके अलावा किशोर जो है भैंसा गाड़ी लिया हुआ है। भाई बैल से अगर गाड़ी खींच रहा है तो बैलगाड़ी, भैंसा से खींच रहा है तो उसको कहेंगे भैंसा गाड़ी। तो भैंसा गाड़ी लिया हुआ है किशोर, इसको किस क्षेत्र में रखेंगे, तो इसको रखेंगे तृतीय क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में। और इसकी स्थायी पूंजी क्या है, तो लकड़ी का ठेला जो लिया हुआ है जिस पे सामान रखता है। इसके बाद हम बात करें करीम की, तो करीम जो है कंप्यूटर सेंटर खोला हुआ है गांव में, तो कंप्यूटर सेंटर खोला हुआ है, इसको किस क्षेत्र में रखेंगे, तो इसको भी हम रखेंगे तृतीय क्षेत्र में बच्चों, सेवा के क्षेत्र में। और इसकी स्थायी पूंजी क्या है, तो कह सकते हैं कंप्यूटर है। ठीक
ठीक है। तो ये सारे काम जो है पालमपुर गांव में ये गैर कृषि क्रिया के अंतर्गत इसको हम रखेंगे। ठीक है बच्चों, आइए अब हम बात करते हैं कि पालमपुर गांव की समस्याएं, क्या क्या समस्याएं हैं जिससे पालमपुर गांव के लोग जो है जूझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कृषि मजदूरों को पूरे वर्ष काम न मिलना। जो कृषि मजदूर हैं, खेतों में जो काम करते हैं, जो भूमिहीन श्रमिक हैं, उनको पूरे साल काम नहीं मिलता है। जब तक खेती का सीज़न होता है तब तक काम मिलता है, बाकी ये बेरोज़गार हो जाते हैं। तो ये बड़ी समस्या है पालमपुर के मजदूरों के लिए। जैसे डाला व रामकली की कहानी आपकी किताब में दिया हुआ है। डाला और रामकली इसी समस्या से जूझ रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें तो कह सकते हैं कि प्रवास की मजबूरी। ये प्रवास करते हैं, प्रवास करने के लिए मजबूर हैं। प्रवास क्या होता है कि अपना गांव क्षेत्र छोड़ करके किसी दूसरे शहर में जाकर के काम करते हैं, क्योंकि पूरे साल इनको काम मिलता नहीं है। इसलिए जब तक गांव में काम है तब तक ये गांव में काम करते हैं, बाकी ये दूसरे शहरों में चले जाते हैं, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, कलकत्ता, सूरत हैं। तो वहाँ पे ये इसको हम प्रवास बोलते हैं। तो ये प्रवास की समस्या भी बनी हुई है। तीसरी अगर हम बात करें तो पूंजी का अभाव है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पालमपुर गांव के पास, लोगों के पास जो है वो पूंजी का अभाव है, और बिना पूंजी के आपने देखा कि कोई उत्पादन कार्य संभव नहीं है। चाहे खेती के कार्य हो, चाहे अन्य गैर कृषि क्रियाएँ हों, सब में पूंजी की आवश्यकता होती है। चाहे वो स्थायी पूंजी हो, चाहे कार्यशील पूंजी हो, लेकिन पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। तो पूंजी का अभाव है, ये सबसे बड़ी समस्या है पालमपुर गांव की। तो देखिए, अगर कोई खेती भी करना चाहता है तो खेती करने के लिए पहले की अपेक्षा अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, जैसा कि पहले ही आप जान चुके हैं। और इस कार्यशील पूंजी को बनाने के लिए किसानों को जो है बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। तो ये किसान जो है गांव के किसी साहूकार से या किसी बड़े किसान से ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लेते हैं, और जिसे चुकाने में इन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। जैसे सविता की कहानी आपकी किताब में दिया गया है, सविता की कहानी। तो ये जो है एक बड़ी समस्या है। सविता जो कि अपनी खेती के लिए इसे कार्यशील पूंजी के रूप में 3,000 रुपये की ज़रूरत है, खाद बीज ये सब खरीदने के लिए। तो वह धनराशि जो है एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से 24% की ऊंची ब्याज दर पर 4 महीने के लिए कर्ज के रूप में लेती है। और इतना ही नहीं, एक श्रमिक के रूप में तेजपाल के खेतों में 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से काम करने के लिए राजी भी हो जाती है। जबकि सरकार खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी जो है वह मार्च 2017 से 300 रुपया निर्धारित किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद सविता को कितना मिलता है? मात्र 100 रुपये। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सविता का दोहरा शोषण होता है। ठीक है बच्चों, तो ये पालमपुर ये गांव की कुछ बातें रही हैं। और अब हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। तो इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें और आपको जानना बेहद ज़रूरी है, जो कि हमारे कंपटीशन के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण है। भले ही आपकी किताब में न दिया गया हो, लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को जो है इसमें अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, उसको याद भी करते रहेंगे, अपनी कॉपी में भी नोट कर लें, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल आपको क्लास 9th के लिए ही नहीं बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, कंपटीशन के लिए भी तैयार करना है। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे भारत में हरित क्रांति कब लागू किया गया? तो 1966 में लागू किया गया। हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं एक मैक्सिको के वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है नॉर्मन ई बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत की बात आएगी तो भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। इसके अलावा बच्चों, हरित क्रांति की सफलता को देखते हुए आप समझ रहे हैं कि हरित क्रांति से जो है खाद्यान्नों में के उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है, और इसी को देखते हुए, इसकी सफलता को देखते हुए कुछ और भी क्रांतियाँ चलाई गईं, कुछ फसलों पर और भी प्रयोग किए गए जिनके उत्पादन में वृद्धि हुई। जैसे अभी आपने देखा कि हरित क्रांति खाद्य उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, तो और भी प्रमुख क्रांतियाँ किसके उत्पादन से संबंधित हैं, इसको भी नोट कर लें।
श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन से संबंधित है, इसी को हम ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। इसके अलावा ग्रे क्रांति या इसी को हम ब्राउन क्रांति कहते हैं। ग्रे क्रांति या ब्राउन क्रांति किससे संबंधित है बच्चों? तो ये उर्वरक से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति मांस और टमाटर के उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति प्याज के उत्पादन और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से। काली क्रांति एक है। काली क्रांति किससे संबंधित है? तो कच्चा तेल के उत्पादन से संबंधित है काली क्रांति। तो ठीक है बच्चों, तो ये सब रही कुछ महत्वपूर्ण बातें और इस सबको आप कॉपी में नोट कर लेंगे। और तो इस तरीके से ये जो पालमपुर गांव की कहानी थी यहीं पे हम इसको समाप्त कर रहे हैं 2 खंडों में। तो जो भी पहला खंड न देखे हों आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देखें। इसके अलावा बच्चों एक बात और आपसे करनी है कि ये जो NCERT किताब आप पढ़ रहे हैं इसके लास्ट में जो प्रश्न दिए गए हैं, लगभग 14 प्रश्न दिए गए हैं। इन 14 प्रश्न के उत्तर आपको ये हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में ही आपको PDF के रूप में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इसको PDF के रूप में आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ये 14 प्रश्न के पूरे उत्तर आपको उसमें मिल जाएंगे। इसके अलावा एक बात और करनी है, अगर आपको कोई समस्या हो या कोई सुझाव देना चाहते हों, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है या किसी को और कोई परेशानी हो, तो इसमें हमें आप कमेंट कर सकते हैं या हमारे इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या सीधे कॉल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बस आज के लिए हम यहीं पे रुक रहे हैं। तो ये सारा चैप्टर से संबंधित जो भी बातें हैं आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और सारे प्रश्नों के उत्तर आप कर लीजिएगा। अगर कोई समस्या हो तो मुझे कॉल या व्हाट्सएप करें या कमेंट करें। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।